हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चनों का रिप्लाई करूंगा। सबसे बड़ी बात होती है, आप लोग क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन देखने नहीं आते हैं, या जैसे देखते हैं तो अपना वाला पार्ट देख के भाग जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो देखिए, अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो इससे वीडियो की रीच कम हो जाती है। तो अगर आप चैनल पे आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों को एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस में। तो देखिए, एमजी की दोनों गाड़ियां हैं। हेक्टर जो बैजिंग के साथ आती है वो 5 सीटर होती है और उसकी प्राइसिंग अलग होती है। जैसे अभी फेसलिफ्ट आई है तो एमजी हेक्टर की जो प्राइसिंग आई है वो 11,99,000 से शुरू हुई है। और हेक्टर प्लस जो है वो 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन में आई है और उसकी प्राइसिंग 16,99,000 से शुरू होती है, मतलब 17 लाख मान लीजिए। और जो एक्स शोरूम प्राइस होती है उस पर लगभग 2 लाख रुपए ऐड कर दिया कीजिए। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस में ऐड होके ही ऑन रोड आ पाती है, क्योंकि आरटीओ के चार्जेस होते हैं, रोड टैक्स होता है और इंश्योरेंस होता है। जितनी महंगी गाड़ी होगी उसका इंश्योरेंस उतना महंगा होगा। ये सब चीज़ें ऐड करने में लगभग 1.5 2 लाख रुपए मिनिमम लग ही जाता है। तो जो चीज़ आपको 12 की अगर आपको एक्स शोरूम दिख रही है तो वो 14.5 14 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ेगी। ये मिनिमम प्राइस हो सकता है, और एसेसरीज आप लगवाएंगे तो उसके तो प्राइसिंग अलग ही होते हैं। फिर दूसरी चीज़, बहुत से लोगों ने पूछा क्या एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस को कंसीडर करना चाहिए। तो देखिए, हेक्टर प्लस के बारे में तो मेरा ओपिनियन अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, हेक्टर के लिए जहाँ तक है, आप एमजी हेक्टर को परचेज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इंटीरियर अच्छा चाहिए, कंफर्टेबल राइड चाहिए, तो आप बिल्कुल एमजी हेक्टर को परचेज कर सकते हैं। हेक्टर प्लस के साथ थोड़ा सा मुझे इसलिए कम समझ में आता है, 7 सीटर जो होती हैं गाड़ियाँ, वो एक्चुअल में फुल 7 सीटर तो होती नहीं हैं। आप उसके अगर थर्ड रो में जाके बैठिए तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं होती है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहती है। इसलिए मैं 7 सीटर गाड़ियों को बहुत ज़्यादा, जो इस तरह से बनाई जाती है, रिकमेंड नहीं कर पाता हूँ। एक तो चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत, ऊपर से बैठने में, बच्चे बैठना चाहें तो 7 सीटर गाड़ियों में पीछे थर्ड रो में बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर कोई एडल्ट बैठना चाहे, 7 सीटर अगर कंपनी बोलती है तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि उसमें कोई भी बैठे वो अच्छी तरह से कंफर्टेबल बैठ सके। लेकिन जनरली ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि प्राइसिंग भी कम रखी जाती है। तो अगर आपको एडल्ट लोगों को, 7 लोगों को बैठना है तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर बूट भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप 7 सीटर गाड़ी लेते हैं तो उसमें बूट नहीं होता है, फिर सामान रखने में दिक्कत होती है। और जो पर्सनल व्हीकल होती हैं उसमें कैरियर नहीं लगाना चाहिए, वो इलीगल हो जाता है, लेकिन लोग लगा लेते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए तो कैरियर लगा सकते हैं, लेकिन पर्सनल व्हीकल के लिए नहीं होता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा आता है कि आप बहुत लंबी गाड़ियों की जगह छोटी गाड़ियाँ क्यों सजेस्ट करते हैं। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि टाटा की सियरा खरीदी जाए या मारुति की इन्वेक्टो सॉरी मारुति की विक्टोरिस परचेज किया जाए। तो मैंने उनसे बोला कि मारुति की विक्टोरिस को पहले प्रेफर करिए। तो उस पे लेके उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों है, आप मारुति गाड़ी चला रहे हैं इसलिए मारुति को सजेस्ट कर रहे हैं क्या। तो देखिए, मारुति से पहले मैं टाटा की गाड़ी भी 11 साल चला चुका हूँ, और लोगों को जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसके पीछे एक कारण ये भी होता है। जैसे मारुति की विक्टोरिस जो आप अगर परचेज करेंगे तो उसका एवरेज जो होगा वो ज़्यादा अच्छा निकलेगा, और वहीं पे टाटा की सियरा अगर आप परचेज करते हैं तो उसका एवरेज कम होगा। शुरू में परचेज करते समय तो लोग प्राइसिंग कंपेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंपेयर करना चाहिए ऑन रोड क्या कॉस्ट आ रही है चलने पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट क्या आ रही है। क्योंकि डीजल पेट्रोल किसी में भी अगर आप ख़रीद रहे हैं गाड़ी को, सीएनजी में, तो उनके प्राइसिंग अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर आप, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो स्कूटी से और बाइक से चल रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ पूरे पूरे साल भर में 2-2 हज़ार किलोमीटर नहीं चल पा रही हैं। तो इस तरह से अगर आपको परचेज करना है कि गैरेज में ही खड़ी रहे गाड़ी, तो बिल्कुल आप 2-4 किलोमीटर का एवरेज जो गाड़ी देती है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हैं, अगर आप इतना सोच रहे हैं कि गाड़ी ख़रीदें, कौन सी ख़रीदें, तो मतलब आप मिडिल क्लास ही हैं कि 18-20 लाख का बजट है आपका, तो फिर आपको रनिंग कॉस्ट के ऊपर भी देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि गाड़ी चलाने के लिए आपको फिर सोचना पड़े कि अब इसमें पैसे, तेल कहाँ से पड़ेगा। तो ये सोच के मैं थोड़ा सा
सजेस्ट लोगों को करता हूँ कि गाड़ी का एवरेज कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 16-17 किलोमीटर का एवरेज तो दे ही दे पेट्रोल में। 16-17 किलोमीटर भी बहुत कम ही है एक तरह से, लेकिन इससे ज़्यादा कोई देता नहीं है फुल लेंथ की अगर गाड़ी है तो कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि 100 रुपये लीटर का पेट्रोल आप डला रहे हैं और 16 किलोमीटर भी नहीं चली, तो फिर वही हो जाता है कि लोगों के घर में गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ऐसे बहुत से हैं, मुझसे लोग पूछते हैं आपकी गाड़ी कितनी चल गई, मैं उनको बताता हूँ 60,000 किलोमीटर चले, कहते हैं मेरी तो आपसे डबल टाइम हो गया ख़रीदे, अभी 10,000 नहीं चल पाई। तो वो इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि एक तो चलाने का मन नहीं है आपका, फिर दूसरा पेट्रोल की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। परचेज़ तो हर आदमी कर सकता है, लेकिन चलाना बहुत बड़ी बात है। तो बस यही सब चीज़ें मैं रनिंग कॉस्ट और इन्हीं सब चीज़ों को देख के आप लोगों को ऐसा चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर जो सर्विसिंग कॉस्ट होती है, हर कंपनी टू कंपनी डिफ़र कर जाती है। जैसे कुछ कंपनियां हैं वो गाड़ियां तो सस्ती बेच देती हैं, लेकिन उस सर्विस में छोटे छोटे पार्ट इतने कॉस्टली होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि उनके छोटे छोटे पार्ट, उसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये इतना महंगा क्यों है, लेकिन उनका महंगा है। और वहीं कुछ कंपनियां हैं जिनके पार्ट बहुत सस्ते हैं, क्योंकि जिसकी जो प्राइसिंग होती है उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बेचते समय तो गाड़ियां सस्ती हैं, लेकिन अगर आप उसी गाड़ी को फिर से खोल के बाहर से बनवाइए या उन्हीं की सर्विस सेंटर में बनवाइए तो आपकी कॉस्टिंग डबल हो जाएगी। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपको जीरो डिप्रिसिएशन वाला जो इंश्योरेंस मिलता है वो 5 साल शुरू के मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल हो जाएगा एक्सटेंड अगर आप प्राइवेट किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेंगे तो। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप यूज करेंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए गाड़ी परचेज करते समय, अगर आप मिडिल क्लास के हैं तो, वरना बाद में बहुत जेब को महंगी पड़ती है। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि आपने जो दिल्ली वाला बताया, अगर मैं लेके घुस जाऊं तो क्या हो जाएगा। तो देखिए उसमें फ़ाइन होता है। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो तो रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि इतनी गाड़ियों का चालान हुआ, ये गाड़ियाँ सीज की गई। तो उसी से समझ जाइए कि जब गवर्नमेंट कोई रूल लेके आती है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप घुस जाएंगे लेके तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। पुलिस वाले भी हम ही लोगों के बीच के होते हैं, तो उनको भी जितना आपकी बुद्धि है उससे ज़्यादा उनकी बुद्धि होती है। जब पकड़ना चाहेंगे तो आराम से पकड़ ही लेते हैं। और जो लोग भी समझदार बन के गाड़ी लेके घुस रहे हैं, जो बैन है वहाँ पे BS6 से नीचे की गाड़ियाँ बैन कर रखी है उन्होंने, तो उसको लेके जाने कोई मतलब नहीं है। 20,000 तक का चालान कट जाएगा या गाड़ी सील हो जाएगी। तो सीज होने से बचाना है तो क्या ही ज़रूरत है, जब वहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम है तो घुसने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। फिर बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि गाड़ियाँ सस्ती, आपने बोला था 25 के बाद जाइएगा गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी, सस्ती नहीं मिल पा रही। तो देखिए आप गलत शोरूम पे जा रहे हैं या ऐसे शोरूम पे जा रहे हैं जिसके पास स्टॉक ही नहीं है। तो ऐसी गाड़ियों के पीछे भागिए जिनका स्टॉक मौजूद है। जैसे MG की देख लीजिए, एस्टर, कोई भी शोरूम होगा 1-2 एस्टर खड़ी ही होगी और वो बिक नहीं रही होगी, तो वो परचेज कर सकते हैं। अब कार में अगर आप देख रहे हैं तो मारुति की डिज़ायर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ना मिल पा रही हो। होंडा की अमेज देखिए, 13-14 लाख का बजट है आपका, तो अगर आपको क्रेटा नहीं मिल पा रही है तो आप सेल्टॉस की तरफ जाइए। सेल्टॉस भी नहीं मिल पा रही है आपको तो आप होंडा की एलिवेट आती है, वो देख लीजिए एलिवेटर। वो गाड़ी बहुत अच्छी है, पता नहीं क्यों इतनी बिक नहीं पा रही है। फिर छोटी गाड़ी देखना चाह रहे हैं, अगर होंडा अमेज भी नहीं व्यवस्था हो पा रही है तो हुंडई की ऑरा पक्का आपको मिल जाएगी। देखिए अगर पैसे बचाने हैं उस हिसाब से अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ऐसे कई शोरूम के आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। और बहुत से लोग सेकंड हैंड गाड़ियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या इस समय मार्केट अच्छी है, तो दिल्ली में गाड़ियाँ अवेलेबल हो रही हैं सस्ते में, क्या लेनी चाहिए। तो देखिए दिल्ली की गाड़ियों में थोड़ा खेल भी होता है, तो अगर आप बहुत अच्छे से गाड़ी को चेक कर सकते हैं तो आप दिल्ली से बिल्कुल गाड़ी ले सकते हैं। और अगर नहीं चेक कर सकते हैं तो दिल्ली की मार्केट में फंसने से अच्छा है रहने ही दीजिए। और जो डीलरशिप बहुत ज़्यादा सस्ते करके चीज़ों को बेचती हैं, थोड़ा सा उसमें मुझे डाउट रहता है, क्योंकि 10 लाख की चीज़ अगर 2 लाख रुपए में अचानक से मिलने लगे तो थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। हाँ, आप किसी को जानते हैं और वो गाड़ी बेच रहा है क्योंकि दुनिया भर की प्रॉब्लम दिल्ली में जो हो रही है उसकी वजह से, तो हाँ बिल्कुल आप उससे परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन तब भी चेक कर लीजिएगा और गाड़ी को अच्छे से ट्रांसफ़र करा लीजिएगा। बहुत से लोग
एनओसी लेके चले आते हैं केवल, और बोलते हैं कि हमारे यहाँ स्टेट में रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन बहुत से स्टेट ऐसे होते हैं जिनके यहाँ बहुत से रूल्स होते हैं कि 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल वो रजिस्टर नहीं करेंगे। तो एक बार आप एनओसी ले लिए, आपने गाड़ी परचेज कर ली, आपके पैसे फंस जाएंगे, फिर वापस डीलर पास जाएंगे तो पता नहीं वापस लेगा कि नहीं लेगा। तो इससे अच्छा ये रहता है कि अगर आप गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं तो पहले अपने स्टेट में पता कर लीजिए कि कितने साल पुरानी गाड़ियाँ वो अपने यहाँ रजिस्टर करते हैं। तो उसके बाद जो है जाके आप गाड़ी परचेज कीजिए और तब एनओसी लीजिए, क्योंकि एक बार आपके नाम एनओसी आ जाएगी, फिर आप फुल पेमेंट कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी। और सर्दियों में गाड़ी परचेज करना बहुत सही रहता है। सेकंड हैंड गाड़ी अगर आप देख रहे हैं, मैं हमेशा सजेस्ट किया हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो भी देखेंगे, गर्मियों में गाड़ियों में प्रॉब्लम कम समझ में आती है। जैसे ही ठंडक होती है, इंजेक्टर की प्रॉब्लम और दुनिया भर की हीटर की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगी गाड़ी में, इंजन की प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, वो जाड़े में आपको गाड़ियों में उभर के आएगी। तो कभी भी आपको गाड़ी परचेज करनी है, सुबह जल्दी से जल्दी जाइए कि गाड़ी को सेल्फ ना मारा जा चुका हो। आप पहले आदमी बनिए जो उस गाड़ी पे सेल्फ मारिए उस दिन का। तो जब आप सेल्फ मारेंगे तो बहुत सी कमियां गाड़ियों की आपको पता खुद ही चल जाएगी। स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इंजेक्टर की प्रॉब्लम है, या इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। और कभी भी कोई गाड़ी आप परचेज कर रहे हैं, उस गाड़ी में कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक भी लाइट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता है, लोग समझा देते हैं, अरे ये चेक इंजन लाइट ये जलती रहती है, ये सदियों से चल रही है, 2 साल से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी चेक इंजन लाइट जल रही है, या कोई भी उसमें लाइट जल रही है तो गाड़ी में प्रॉब्लम है, इस वजह से ही जल रही है। और सीएनजी गाड़ियों के साथ होता क्या है, सीएनजी अगर आप बाहर से फिटिंग करा रखे हैं तो चेक इंजन लाइट कंटिन्यू जलती रहती है। तो वो तो अलग एक्सेप्शन हो गया, वो भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि उस चेक इंजन लाइट बनाई जाती है गाड़ी में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इंडिकेट करने के लिए। अब वो लगातार जल रही है तो जब सही में प्रॉब्लम भी आएगी, कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉब्लम हो ही रही है, और अगर बाद में प्रॉब्लम आती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों से अवॉइड कीजिए। और बहुत से लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि इस समय गाड़ियाँ बहुत जल रही हैं। तो देखिए, गाड़ी जलने का इस समय जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, और उसका एक मेन कारण क्या है कि गाड़ियों में लोग बेस टू टॉप करवाते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फिटिंग के थ्रू, सही से वो होती नहीं है, और अचानक से गाड़ी पे लोड पड़ता है। कहीं पे हल्की सी शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरी गाड़ी जल जाती है। भाई, पेट्रोल डीजल की सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता जलने में। तो जो भी चीज़ आप खरीदिए वो आप अपने इस हिसाब से खरीदिए कि आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करे एजेंसी से ही। ऐसा मत कीजिए कि आपने आज बेस मॉडल ख़रीद लिया, बेस मॉडल, उसके बाद आप उसमें छेड़छाड़ करवा रहे हैं। देखिए, बाहर से पीपीएफ कराना या कुछ कलर हल्का फुल्का चेंज कराना, कुछ एक्सटीरियर में कुछ मॉडिफिकेशन कराना, लेदर लगवाना, ये सब अलग चीज़ है, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे कलर तो चेंज आप नहीं करा सकते हैं, आरटीओ अलाउ नहीं करता है। लेकिन ये सब चीज़ें तब भी आप चलिए ठीक है, अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं। लेकिन आप उसकी वायरिंग में छेड़खानी कर रहे हैं, उसमें सीएनजी किट फिट करवा रहे हैं बाहर से। बाहर का काम आप भी जानते हैं कैसा होता है। अगर आप बहुत अच्छा नहीं करा पाए तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आने लगती है। तो इससे अच्छा अगर आपको सीएनजी वाली व्हीकल ही ख़रीदना है तो आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं रह गई। पहले की बात अलग थी कि गाड़ी बहुत कॉस्टली होती थी सीएनजी वाली, और नॉर्मल गाड़ियाँ पेट्रोल वाली अलग तरह की होती थी, अलग रेट में आती थी। लेकिन अब आप लगभग 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये ज़्यादा देते हैं तो आपको सीएनजी मिल जाती है। पहले होता था केवल कुछ ही वेरिएंट में ऑफ़र किया जाता था, अब तो बेस से भी लगभग ऑफ़र करने लगे हैं कंपनी वाले। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप कंपनी के थ्रू खरीदिए। कंपनी से एक तो आपकी वारंटी वाइड नहीं होगी, और किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा। और एक्सटर्नल फिटिंग जो आप कराते हैं, कई बार इंश्योरेंस में वो फेल हो जाता है, कुछ जलने के बाद इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, कंपनी अपना हाथ खींच लेती है क्योंकि वारंटी तो ख़त्म हो चुकी होती है, तो आपको ही प्रॉब्लम होती है। तो फालतू के चक्करों से अच्छा है कि आप कंपनी से ही ख़रीदें जो आपको ख़रीदना है। फिर एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं कई बार मना कर चुका हूँ, लेकिन लोग काफ़ी बार मुझसे पूछते हैं कि जो विंडशील्ड होती है या जो ग्लासेस होते हैं कार के, उसके ऊपर ब्लैक रिफ़िल लगाने को लेके। तो देखिए, ब्लैक रिफ़िल पूरी तरह से बैन कर दी गई है। जब बैन कर दी गई है तो कोई कितना भी बोले कि इस कंपनी की चीज़ लगवाने पे नहीं चालान कटेगा, उसको रिटर्न में लीजिए ना।
अगर आपको सही में कोई ऐसा ऑफ़र कर रहा है कि चालान नहीं कटेगा, तो रिटर्न में लीजिए और एक साथ में वीडियो बनवा लीजिए। एक वीडियो बना लीजिए उसका कहते हुए कि अगर चालान कटेगा तो सारा पैसा वो देगा। देखिए उसके बाद वो क्लेम कर दे तो बताइएगा, कभी क्लेम नहीं करेगा, फिर कहेगा नहीं मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। ये फालतू ओरल कुछ भी अगर आपसे कोई कमिटमेंट कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और चालान कटने के बाद आप फ़ोन करते रहेंगे वो आदमी मिलेगा भी नहीं आपको दोबारा। तो इन चक्करों में ना पड़िए। सनसेट पे चालान कट जा रहा है आज के टाइम में, जो आप सनसेट लगाए रहते हैं, यहाँ तक कि कंपनी फिटेड जो सनसेट आ रहे हैं उसके ऊपर भी चालान कट रहा है। और अदर किसी स्टेट में जा रहे हैं, जैसे आप लोकल जो आपकी हैबिट होती है, जब किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं आप वही हैबिट दोहराने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ख़तरनाक, जैसे पहाड़ी एरियो पे लोग जाते हैं, स्लीपर पहन के लोग गाड़ियाँ चलाते हैं ज़्यादातर अपने लोगों के यहाँ, और पहाड़ी एरिया पे जाते हैं वही पहन के चलाने लगते हैं। स्लीपर में बहुत रिस्क होता है फंसने का, इमरजेंसी में कई बार होता है स्लीपर अटक जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत पहाड़ी जगह पे अक्सर वीडियो आप देखते हैं रोक रोक के चेक किया जाता है कि आप कैसे चला रहे हैं, शूज़ पहन के चलाइए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए हैं और इनको बिल्कुल फॉलो करिए। और कोहरे में जहाँ तक चलाने का मैंने बोला था कि मैं कुछ टिप्स और आपको बताऊँगा, उस दिन से मैं फॉग में निकला ही नहीं हूँ। फॉग में मैं जिस दिन निकलूँगा उस दिन मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। बस कुछ टिप मैं आपको बता दे रहा हूँ ओरली जो है, कि अगर बहुत ज़्यादा कोहरा है तो देखिए वाइट पट्टी बनी होती है रोड पे। वाइट पट्टी इसलिए कोहरे के टाइम पे, देखिए जाड़े के टाइम पे हमेशा उसको पेंट किया जाता है फिर से, उसका कोई और मतलब नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है तो वही पट्टी केवल दिखती है कोहरे में। तो लो लाइट पे चलेंगे तो आपको पट्टी दिखेगी, और उस पट्टी के बीचों बीच चलिए। ये मत सोचिए कि जो है लेफ़्ट साइड चलें राइट साइड चलें, नहीं, उसी पट्टी के ऊपर चलिए। और पट्टी में अगर डॉट है बीच बीच में कटी हुई है तो वो होता है कि ठीक है ऐसे चलते रहिए। अगर वो कर्व ले रही है तो कर्व लीजिए। और दोनों तरफ जो लेफ़्ट और राइट साइड पट्टियाँ होती हैं, देखिए बीच वाली पट्टी हमेशा कटी कटी होती है, एक साथ जुड़ी नहीं होती। और लेफ़्ट और राइट जो पट्टियाँ होती हैं वो पूरी जुड़ी होती हैं, क्योंकि वो इंडिकेट करती है कि उसके लेफ़्ट साइड अब कुछ नहीं है, रोड ख़त्म हो रही है, तो उधर मत निकलिए। उसी तरह से कोहरे में चला जाता है। और अगर कोई रंबर स्ट्रिप आ रही है, जिसको स्पीड ब्रेकर भी बोलते हैं, तो उसका मतलब है कि आगे कोई चौराहा है। नहीं कोहरे में दिख रहा है लेकिन तब भी गाड़ी धीमे करिए। कोहरे में जितना स्लो से स्लो आप चलेंगे उतना ज़्यादा आप बचेंगे। अक्सर हो रहा है कि लोग पीछे से हिट कर देते हैं, ट्रकें खड़ी रहती हैं, क्योंकि इंडिया में लोग मानते नहीं हैं रूल को। तो कोहरे में भी लोग सड़क के किनारे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, खासकर ट्रक ट्रैक्टर टाइप की, और उसमें अगर आप हिट होंगे तो आप खुद जानते हैं आपका क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपने स्पीड को कम करके चलें, ताकि अगर कुछ आपको देखता है तो ब्रेकिंग कर सकें। और ब्रेकिंग का मैंने एक तरीका बताया है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि कैसे बिल्कुल विद इन सेकेंड आप गाड़ी को कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें भी काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि अरे गियर बॉक्स उड़ जाएगा। कुछ नहीं उड़ेगा, ज़िंदा रहेंगे तभी तो आगे की चीज़ें होंगी, और वैसे भी कुछ नहीं उड़ता है। मैं सालों से यही कर रहा हूँ। मैंने बहुत स्पीड में, अब मैं बताऊँगा नहीं क्या स्पीड रही होगी, उस स्पीड में भी गाड़ी को सेकंडों में रोका है, और वो रूल हमेशा काम करता है। तो आप चेक कर लीजिएगा उसको। और आपके जो भी डाउट रह गए हों, बहुत से क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि मेरे पास इसमें पेज नहीं है, मैं पेज लेके बैठा नहीं हूँ। 2-3 महीने से आप लोग क्वेश्चन भेजते जा रहे हैं और मैं रिप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं भेज पा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं सीधे भेजा था मैंने कईयों को डीएम, लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चन बच गए थे। मैं किसी और क्वेश्चन Q&A में उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।